ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार है। इतना बदलाव नहीं हुआ जितना हो सकता था। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है बिहार में। के पाठक जैसे ऑफिसर को भी लगाए गए हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। इस समस्या को समझें, स्वीकार करें और इस पर ध्यान दें कि आम जन के मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। हमको लगता है कि आज नहीं तो कल लोग थोड़ा समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति प्रभा। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री, जाने माने सोशल साइंटिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जॉन द्रेस जी। नमस्कार। नमस्कार। ऐसे तो जॉन द्रेस किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं संक्षिप्त में उन्हें बताना चाहती हूँ जो जॉन को नहीं जानते हैं। जॉन द्रेस न सिर्फ भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं बल्कि दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। इन्हें गरीबों का अर्थशास्त्री कहा जाता है। जॉन के अनुसार इकोनॉमिक्स और मैथ्स तभी सार्थक है जब वो आम लोगों के काम आए, और इसे समझने के लिए आम लोगों के बीच ही रहना पड़ता है। जॉन पिछले 45 साल से भारत में है और झुकी बस्तियों में आम लोगों के साथ रहते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं। कांग्रेस सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की ड्राफ्टिंग इन्होंने ही की थी। देश के अब तक के महत्वपूर्ण कानूनों में से एक माने जाने वाले RTI कानून को लागू करवाने में भी जॉन द्रेस की भूमिका रही है। इसके अलावा जॉन राइट टू फूड कैंपेन जैसे कई मुहिम में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यही नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के साथ इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। फिलहाल रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई में सक्रिय हैं। आपने तो देश भर में काम किया है, लेकिन मैं सवाल बिहार को लेकर पूछना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 3 दशक से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार है, तो ये दावे कितने सच हैं? मुझे लगता है कि बिहार में आर्थिक बदलाव ज़रूर हुआ है और पूरा देश में भी हुआ है। पहले जिस तरह की भुखमरी थी बिहार में सन 66-67 में जैसे अकाल हुआ था जिसमें कई लोग मरे हैं, इस तरह का स्थिति शायद आजकल नहीं है। लेकिन इतना बदलाव नहीं हुआ जितना हो सकता था। इतना बदलाव नहीं हुआ जितना बाकी राज्यों में हुआ या दक्षिण एशिया में हुआ, बांग्लादेश को लेके श्रीलंका तक। और हमको लगता है कि सामाजिक बदलाव की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहे हैं। जो यहाँ जाति व्यवस्था है या जो पितृसत्ता है वो अभी तक है ही बहुत ज़्यादा। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक बदलाव और सामाजिक बदलाव दोनों एक साथ चलते हैं। और आर्थिक बदलाव कम होने का एक कारण वो है कि सामाजिक बदलाव नहीं हुआ। और उदाहरण के लिए शिक्षा का व्यवस्था देखिए, शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है बिहार में। अभी पिछले साल हम लोग एक सर्वे करके हमको पता चला कि केवल 20% बच्चे उपस्थित रहते हैं स्कूलों में। तो जितना बदलाव हो सकता था, चाहे सामाजिक बदलाव या आर्थिक बदलाव, उतना बिल्कुल नहीं हुआ। जी, आपने जो सर्वे किया था प्राथमिक स्कूलों को लेकर, उसमें जो आपने रिपोर्ट पेश की थी, अभी में क्या बदलाव है? क्योंकि अभी तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारे बदलाव की बातें कही जा रही है और फिर के पाठक जैसे ऑफिसर को भी लगाए गए हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। आपको क्या लगता है? मैं सुन रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में हम लोग कल पिछले साल सर्वे किए थे वहाँ थोड़ा सा सुधार हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ ध्यान दिया जाता है वहाँ सुधार होता है जी। क्योंकि शिक्षा सबसे पहले ध्यान की बात है। शिक्षा की व्यवस्था इतना खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण मेरे समझ में वही है कि ध्यान नहीं दिया जाए। आप कोविड का समय का याद रखिए, उस समय 2 साल तक स्कूल बंद रख दिया। उस 2 साल के अंदर जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए कुछ बंद नहीं किया गया, और जब स्कूल खोला है तो उनको सीधा 2 कक्षा आगे फॉरवर्ड किया गया है। तो इस मतलब कि इन बच्चों का कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या है कि ये गरीब बच्चों का कोई वैल्यू नहीं है। जो साधन संपन्न घर के जो बच्चे हैं उनके लिए आजकल का शिक्षा व्यवस्था अच्छा काम कर रहा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वर्ल्ड क्लास, इनको तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल रहा है, इसलिए ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उस सर्वे के बाद कुछ क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है तो वहाँ सुधार हुआ। लेकिन ये मिड डे मील की वजह से भी सुधार नहीं आया। मिड डे मील में भी बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में ये केवल 1 साल का काम नहीं है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन सबसे पहला कदम है कि हम इस समस्या को समझें, स्वीकार करें और इस पर ध्यान दें। ये सबसे बड़ा
कदम है जो अभी तक बहुत कम दिख रहे हैं। जी, अभी चुनाव का समय है तो चुनाव को लेकर भी मैं सवाल तो पूछ ही सकती हूँ कि आम जन के मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं? मुझे लगता है कि आम जनता के मुद्दे उनके दिमाग में है। लोग महंगाई, रोज़गार, जी, इन सारी चीज़ों का बात को सोचते हैं, और जब चुनाव का दिन आएगा तो इन मुद्दों का याद तो रखेंगे ही। कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि आम जनता के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन अभी तक उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए जो आजकल लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और पूरा लोकतंत्र का जो खतरा है, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता ख़त्म किया जा रहा है, NGOs जो सिविल सोसाइटी को भी का मुँह बंद करने का भी कोशिश हो रही है। ये हमको लगता है कि देश के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो जनता का मुद्दा भी होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस खतरा को अच्छे से नहीं दिखते हैं। शायद अभी थोड़ा सा दिखने लगे, जैसे जब हेमंत सोरेन जेल को भेजा गया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, बीच में राहुल गांधी को भी जेल भेजने की कोशिश हुई। हमको लगता है कि आज नहीं तो कल लोग थोड़ा समझेंगे कि ये ठीक नहीं है, इससे हमारा वोट का वैल्यू ख़त्म हो जाता है और हम अपना वोट कम से कम बचाना चाह रहे हैं। तो आज नहीं तो कल मुद्दा बनेगा, लेकिन हमको लगता है कि आज की स्थिति में शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो जितना होना चाहिए। जी, भूखमरी को लेकर बिहार और झारखंड की क्या स्थिति है? मैं समझता हूँ कि बिहार और झारखंड, दुख की बात है कि बिहार और झारखंड दुनिया में भूखमरी का राजधानी है। मतलब आप आंकड़े तो साफ है, जैसे बच्चों का हाइट वेट देखें, स्टंटिंग, वेट फॉर एज देखें, या महिलाओं का भी BMI देखें या एनीमिया देखें, कोई बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा समस्या है, कुपोषण, भूखमरी। और ये भी एक ध्यान की बात है, मतलब जैसे मिड डे मील और ICDS देखिए, आंगनवाड़ी प्रोग्राम, जिससे काफ़ी मदद मिल सकता है, क्योंकि कुपोषण और भूखमरी जो है बचपन से ही शुरू होता है। तो अगर हमको पोषण बढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 10 साल में ICDS और मिड डे मील का बजट करीब 40% कम किया गया है। अगर महंगाई के हिसाब से अगर देखें रियल टर्म्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 40% कम हो गया। तो इस स्थिति में कुपोषण कैसे ख़त्म हो जाएगा? तो ये भी एक प्रायोरिटीज़ की बात है। जी, मनरेगा नरेगा मजदूरों पर भी आपने काफ़ी काम किया है, आपने सर्वे भी किया है और आप उनके हक में आवाज़ भी उठाते रहे। तो क्या स्थिति है? कितने मेरे समाज में नरेगा में आजकल काफ़ी समस्याएं हैं और इसके 2-3 कारण हैं जो समझना ज़रूरी है। एक कारण है कि टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है। 10 साल से बैंक पेमेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस तरह का व्यवस्था तैयार नहीं किया जिससे मज़दूरों को विश्वास हो कि हमको 15 दिन के अंदर मजदूरी मिलेगी। आजकल कभी 15 दिन के अंदर, कभी 1 महीने के अंदर, कभी 6 महीने के अंदर, कभी मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम इतना जटिल हो गया है, जिसको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इसका नतीजा क्या है कि लोगों को अब आजकल विश्वास ही नहीं है कि हमारी मजदूरी टाइम पर पहुंचेगी। दूसरा, मजदूरी कम है, बहुत कम है, वो 10 साल से नहीं बढ़ा। अगर महंगाई से के हिसाब से अगर देखें रियल टर्म्स, तो मजदूरी वही है जो जहाँ 10 साल पहले था। तो मीनवाइल मार्केट में मजदूरी बढ़ती जा रही है, तेज़ी से नहीं बढ़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बढ़ती जा रही है। तो इसका नतीजा क्या है कि लोगों का इतना रुचि नहीं है आजकल जितना पहले था नरेगा के काम में। और तीसरा, अभी तक भ्रष्टाचार है। केंद्र सरकार ने तरह तरह के टेक्नोलॉजी इसमें लगा दिया है, जैसे आधार पेमेंट सिस्टम, डिजिटल सेफगार्ड्स, अभी ड्रोन्स की बात करें। लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव देखते हुए ये पता चलता है कि ये जो डिजिटल और टेक्निकल सेफगार्ड्स है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उनको डिफीट करने के लिए ठेकेदार लोग बहुत तेज़ हैं जी। तो करप्शन अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको लगता है कि सबसे पहले पेमेंट टाइम पर हो, मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि मजदूरों की रुचि बढ़े, सही काम करने को तैयार हो जाएं। और तीसरा, पार्टिसिपेटरी मेथड्स ऑफ करप्शन प्रिवेंशन। एंड जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बिचौलिया है, ठेकेदार है, जो
नरेगा का पैसा निकाल रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक्शन कहीं नहीं दिख रहा है और जिसके कारण ठेकेदार लोग का हिम्मत बढ़ता जा रहा है। तो ये हमको लगता है कि अगर हो जाए तो नरेगा काफ़ी अच्छा काम कर सकता है और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इससे पूरा मजदूर वर्ग के लिए एक मौका है अभी भी। मैं डेमोक्रेसी को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पर काफ़ी बातें हो रही है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी और आर्थिक डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? देखिए मेरी समझ में इस पर बातें कम होती हैं। हाँ नहीं, सोशल डेमोक्रेसी पर काफ़ी बात हुई है अम्बेडकर से लेके आज तक, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र की बात नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र तीनों चाहिए और तीनों में से एक नहीं रहेगा तो बाकी भी नहीं रहेगा। और मैं खास करके ये सोच रहा हूँ कि हमको आर्थिक लोकतंत्र को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र कभी नहीं होगा। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के संस्थाएं हैं, देयर आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आर्थिक असमानता के कारण लोग इन संस्थाओं में भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसलिए आर्थिक लोकतंत्र भी लाना ज़रूरी है और ख़ास करके जो आर्थिक असमानता बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कदम उठाना पड़ेगा। जी, आखिर में एक सवाल और है, जीवन मूल्यों से कैसे डेमोक्रेसी को जोड़ें, यानी बिहेवियर में डेमोक्रेसी को कैसे लाएं? जब तक खुद में बदलाव नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी की बात भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी मेरे समझ में एक वे ऑफ लाइफ है, एक जैसे अम्बेडकर कहते थे, एक मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। तो इसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है? आज़ादी, भाईचारा और समानता, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। तो आर्थिक व्यवस्था की बात करें या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें या समाज की बात करें या परिवार की बात करें या अपना निजी व्यवहार की बात करें, इन सारे क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लाना ज़रूरी है और संभव है। जी अंद्रेज़ साहब, इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माफ़ कीजिए, हिंदी में बात करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने उम्मीद है कि सबको समझ आएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल।